गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम। आज बेटा हम बात करेंगे तनुकरण किसे कहते हैं, डाइल्यूशन किसे कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा। अम्ल और क्षार जलीय विलयन में किस प्रकार क्रिया करते हैं आपने ये भी पढ़ा। आज के वीडियो में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तनुकरण किसे कहते हैं। ध्यान देना बेटा, छोटी सी परिभाषा है। हम बार बार कहते हैं तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। तो ये तनु और सांद्र का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना। जब हमें अम्ल को तनु करना हो, तनु करने पे जल में अम्ल मिलाते हैं या अम्ल में जल, ये ध्यान देने वाली बात है। जल में अम्ल या अम्ल में जल, कभी भी ध्यान देना अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता। जैसे मान लीजिए आपने किसी बीकर में अम्ल ले लिया, किसी बीकर में क्या ले लिया आपने, अम्ल, और यदि आपने इसमें जल मिलाया, ठीक है, तो अम्ल में जल मिलाने पर, अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल आस्फलित हो जाता है, यानी बीकर से बाहर निकल जाता है, जिससे हाथ जलने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता। अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है, जबकि जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। अब जल में अम्ल या क्षार के घुलने की जो क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे इसमें जल ले लिया आपने, अब कितना तनु करना है, कैसा विलयन बनाना है, उसकी मात्रा के अनुसार लेना है, और फिर इसको हिलाते हुए, ये तो इसमें जल है, और इसको हिलाते हुए क्या मिलाएंगे, अम्ल या क्षार। अम्ल का विलयन मिलाना है तो अम्ल डालिए, क्षार का विलयन बनाना है तो क्षार डालिए। जल को हिलाते हुए इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब यदि मान लीजिए जल में जैसे नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, अम्ल को सदैव धीरे धीरे मिलाते हैं, वो भी जल को हिलाते हुए। अम्ल या क्षार जो भी हम मिला रहे हैं उसको धीरे धीरे मिलाना है, और वो भी जल को हिलाते हुए मिलाना है, ठीक है। तो यहां एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों, ठीक है। तो यहां हम ये कहेंगे कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर अम्ल को या क्षार को धीरे धीरे मिलाया जाता है, वो भी जल को हिलाते हुए। और यदि हमने अम्ल में या क्षार में जल मिला दिया तो वो आस्फलित हो जाएगा, यानी बीकर से बाहर आ जाएगा, जिससे हमें दुर्घटना होने का खतरा रहता है, ठीक है। अब जल में अम्ल या क्षार मिलाया, मिलाने पर वो एक तरह से पतला हो गया, उसकी हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो गई, तो वो हो गया पतला। पतला मतलब तनु। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे तनुकरण। तनुकरण
परिभाषा देखिए, जल में अम्ल या क्षार, जल में अम्ल या क्षार, ये क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसके आयनों, मिलाने पर उसके आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। देखिए, यानी हम जल में अभी कह रहे थे कि जल में चाहे तो अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं, ये तो जल है, इसमें या तो अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं। तो जब अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो इसके जो आयन है, अम्ल में होता है हाइड्रोजन आयन, क्षार में होता है हाइड्रोक्सिल आयन, तो इनके आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण या डाइल्यूटेशन। ठीक है, अब यदि मान लो अम्ल और क्षार जिस भी पात्र में होते हैं उस पर चेतावनी चिन्ह भी बना होता है। जैसे मान लो अम्ल या क्षार है, ठीक है, तो ये एक तरह से निशान बना रखा है कि मान लीजिए ये परखनली है और इस परखनली में से कोई मान लो ये पदार्थ गिर रहा है, तो ये नुकसान पहुंच रहा ना, यानी एक तरह से घाव हो गया। ये एक तरह का चेतावनी चिन्ह है, और ये चिन्ह ये कह रहा है, जैसे ये उंगली को प्रदर्शित कर रहा है, ये पदार्थ इस पर गिर रहा है, तो यदि इस पर कोई पदार्थ गिरेगा तो इस तरह उसमें कट लग सकता है, यानी हानि हो सकती है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे तनुकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, और एक क्वेश्चन यहां पर यह हो जाता है कि जल में अम्लीय क्षार मिलाने पर क्या होता है। ठीक है, तो जल में अम्लीय क्षार मिलाने पर क्या होता है, और यदि अम्ल में जल मिला दिया तो क्या होगा, और इससे सावधानी क्या है। तो ध्यान रखना, अम्ल को जब भी जल में मिलाया जाए उसको हिलाते हुए मिलाना है ताकि वो वाष्पलित नहीं हो, दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, बुक में देखो कुछ प्रश्न हैं, उनको आप करके देखना, सब मैं समझा चुका हूं कि करके। अम्ल व क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये बताना है कि अम्ल क्षार की प्रबलता का मापन कैसे करेंगे।
इस क्वेश्चन को जैसे हमने कल पढ़ा कि जलीय विलयन में अम्ल क्षार डाला तो क्या हुआ, उसी आंसर को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अम्ल व क्षार की विलयन का पता कैसे लगाएंगे प्रबलता का। तो ध्यान से सुनना, अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता का मापन आयनों की सांद्रता से किया जाता है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन है कि अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी किस प्रकार पता लगे कितना प्रबल है। तो अम्ल और क्षार के विलयन की प्रबलता का मापन हम आयनों की सांद्रता से करेंगे। अब आयन्स क्या है? अम्ल में होते हैं हाइड्रोजन आयन, क्षार में होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब ध्यान देना, एक लाइन और ऐड कर रहा हूं मैं। अम्ल की प्रबलता का मापन H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अम्ल की प्रबलता का मापन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आयतन से किया जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम अम्ल को दो भागों में बांटेंगे। इस आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल, ठीक है, और दूसरा दुर्बल अम्ल। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। ये प्रबलता पर निर्भर है दोनों ही। तो मैं ये कहूंगा यहां पर वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। देखो ध्यान से, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl व H2SO4, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। कैसे? प्रबल अम्ल के उदाहरण, यानी HCl, इसको यदि जल में घोला तो ये H+ और Cl- यानी पूरी तरह आयनित हो जाएगा H+ में। H+ बिल्कुल अलग, Cl- वो भी तुरंत हो जाता है, जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है। और दूसरा है H2SO4, ये भी प्रबल अम्ल है। इसको भी जल में आप घोलोगे H+SO4- में, ये भी इस तरह आयनित हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूंगा दुर्बल अम्ल की। ये यहां तक आपने कर लिया होगा, देख लो एक बार और। अम्ल क्षार की विलयन कितने प्रबल हैं? तो अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता का मापन आयनों की सांद्रता से किया जाता है। सेंटेंस को जमा के इसी तरह लिखना। सेंटेंस इस तरह किताब में आपको कहीं भी इस तरह नहीं मिलते हैं। अम्ल की प्रबलता का मापन, अब अम्ल की बात कर रहा हूं। अम्ल की प्रबलता का मापन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से किया जाता है। इस आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वो होता है जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है, यानी कंप्लीट आयोनाइड इन एक्वा सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा
देखिए दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, जो जल में पूरी तरह नहीं घुलते हो, पूरी तरह आयनित नहीं होते हो, पूरे हाइड्रोजन आयन नहीं देते हो, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी क्रियाशीलता धीरे होती है, ये धीरे धीरे क्रिया करते हैं। उदाहरण CH3COOH, क्या है ये? एसिटिक अम्ल। और एक उदाहरण और देता हूं आपको, H2CO3, ये है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों दुर्बल अम्ल हैं। अब हम बात करेंगे क्षारक की। देखिए क्षारक, क्षारक की प्रबलता का, क्षारक की प्रबलता का मापन OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, क्षारक की प्रबलता का मापन हाइड्रोक्सिल आयन से करते हैं। ठीक है, इस आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। प्रबल क्षार या क्षारक, दुर्बल क्षारक। ठीक है, देखिए प्रबल क्षारक का मतलब क्या है? ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाए, ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाए। प्रबल क्षारक जैसे NaOH व KOH, इसके दोनों उदाहरण हैं। कैसे आयनित हो जाए आपने कल पढ़ लिया होगा कि NaOH, इसको आप जल में घोलोगे Na+ और OH-, Na+ OH-, तो ये OH- कंप्लीट आपको जल में मिल जाएगा। ऐसे KOH, इसको भी यदि जल से हम घोलें इसको, तो ये भी तुरंत क्रिया करता है, पोटेशियम आयन अलग, हाइड्रोक्सिल अलग। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार क्या होंगे? इसके विपरीत, ऐसे पदार्थ या ऐसे अम्ल, वो ऐसे क्षार जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल क्षारक या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे हम देखें NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक और दे देता हूं आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों दुर्बल क्षार हैं, ये जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते। तो यदि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, अम्ल व क्षारक कितने प्रबल होते हैं, तो हमको इस तरह आंसर देना है। इस तरह आंसर आपको किताब में या बुक में आप ढूंढोगे, इस तरह आपको नहीं मिलेंगे। हम उसको एक तरह से सेट करके फिर आपको समझाते हैं कि इसका आंसर इस प्रकार होता है। यदि आप बुक से इन चीज़ों को पढ़ के देखना,
आपके समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। हम इसको एक बार सेट कर दिया, अब आपने जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, आंसर आपका क्लियर। जबकि ये कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको सेट करना होता है कि आंसर किस क्वेश्चन का है। चलो देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूंगा पीएच। पीएच क्या है? पीएच स्केल, इसी को कहते हैं पीएच मापी। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इसकी परिभाषा क्या है। पीएच स्केल या पीएच मापी वह स्केल या पैमाना जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाया जाता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसे पीएच स्केल या पीएच मापी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं खोज की बात कर लूं, पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे कि सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पहला पॉइंट, सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच मापी या पीएच स्केल की खोज की। याद रखने वाला पॉइंट है, पीएच मापी को खोजा किसने? सबसे पहले किसके बारे में, किसके दिमाग में विचार आए कि क्यों ना पदार्थों का पीएच पता हो, तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, पीएच के अंदर है क्या? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो पीएच होता है, इस पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है पुषांश का। पुषांश, और इसको कहते हैं पोटेंज। पीएच में पी सूचक है पुषांश का, और यह जर्मन भाषा का शब्द है। पीएच में पी सूचक है पुषांश का, यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शक्ति या पावर। पीएच में पी पुषांश है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसे पावर या शक्ति कहते हैं। इस पीएच स्केल में हम देखें, अब दूसरा शब्द क्या है? हाइड्रोजन। पीएच में एच का अर्थ क्या है? पीएच में एच का अर्थ किसी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। किसी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको पीएच की खोज किसने की, पीएच में इसका अर्थ क्या है, और फिर आप इसकी परिभाषा भी नोट करेंगे।
ठीक है। पीएच स्केल की परिभाषा, पीएच स्केल की परिभाषा, तो इसमें हम ये कहेंगे किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान कराने वाले मापक को पीएच मापी कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता का ज्ञान कराने वाले मापक को पीएच मापी कहते हैं। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना, क्योंकि पीएच स्केल का काम क्या है? हाइड्रोजन, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, P का मतलब है पावर, यानी एक शक्ति है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करती है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, एक मापन विकसित किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच मापी कहते हैं। सुन लेना एक बार और परिभाषा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक मापक या स्केल विकसित किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज सोरेनसन ने की। मैं आगे इसको चित्र के द्वारा बताऊंगा कि किस पदार्थ में किस प्रकार पीएच मान होता है और कैसे उसकी पीएच का पता लगाया जाता है। तो आज के वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा जब मैटर हो जाता है तो आप भी उसको ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते। तो जैसे आपको बताता जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें, याद करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। पढ़ाई आपका भविष्य है। ठीक है, धन्यवाद।